करेंगे। हाँ ठीक। G20 समिट अभी हाल ही में गुजरा है, जो कि एक बहुत बड़ा एक इवेंट था और पूरी दुनिया ने उसको सराहा है। हमारे पीएम मोदी का नाम जो है पूरी दुनिया में इस G20 समिट से और ज्यादा ऊंचा हुआ है और ज्यादा बड़ा हुआ है। लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को स्ट्राइक जरूर किया होगा कि आखिर कुछ कंट्रीज जो पार्टिसिपेंट्स नहीं थी, जो मेंबर्स नहीं थी, उनको भी बुलाया गया था। तो उन्हीं के बारे में बात करने के लिए मैंने आज सूद सर को बुलाया है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सर मुझे ये बताइए, जैसे कुछ कंट्रीज हैं जो कि मेंबर्स नहीं थी फिर भी उनको बुलाया गया था, और मैं उनके बारे में एक एक करके आपसे मैं पूछूंगी। अगर हम बात करते हैं ओमान की, तो ओमान को क्यों बुलाया गया था? देखिए, ओमान एक खाड़ी का देश है, यानी कि अरब सी के अंदर पड़ता है और बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। ओमान के इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है ओमान के। ओमान ने अपना डोकम पोर्ट, जो उनका बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पोर्ट है, वो इंडिया को दिया था और इंडिया ने वहां पे अपने नेवल बेस बनाने की बात की है। जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे, तो जो गवादर पोर्ट था वो ओमान के पास था और ओमान ने उस टाइम पे इंडिया को ऑफर भी किया था कि आप गवादर पोर्ट ले लो, लेकिन उस टाइम पे जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने मना कर दिया, उनका विजन नहीं था। तो ओमान इसलिए इंपॉर्टेंट था और इसलिए उसको इंडिया ने यहाँ पे इनवाइट किया, क्योंकि हमारे उसके साथ बड़े स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं और ओमान के वहां से जितने भी शिप पास करते हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है इंडिया को, ताकि यहाँ पे स्मगलिंग ना हो पाए, ताकि यहाँ पे जो दूसरी एक्टिविटीज है सी के अंदर उसको इंडिया रोक पाए, उसको कंट्रोल कर पाए। इसीलिए ओमान को इंडिया ने इंपॉर्टेंस देकर के यहाँ पे बुलाया था G20 के समिट में एज ए स्पेशल गेस्ट। ओके, नेक्स्ट अगर मैं आती हूँ यूएई पे। देखिए, यूएई गल्फ की बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। यहाँ पे बहुत से इंडियंस काम करते हैं, लाखों इंडियंस यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ पे हमको बहुत से रेमिटेंस आती है। यूएई वो कंट्री है जहाँ पे पीएम मोदी 4 बार विजिट किए हैं गल्फ के अंदर, और यूएई के अंदर 2 टेंपल बनाए जा रहे हैं, एक दुबई के अंदर और एक शारजा में हिंदू टेंपल बनाए जा रहे हैं। और यूएई इंडिया के साथ बड़ा स्ट्रांगली खड़ा है। हमारी जो दोनों कंट्रीज की ट्रेड थी कुछ साल पहले, यानी कि 2021 तक, वो थी $50 बिलियन, जो बढ़ के इंक्रीज होगी 2030 तक अप टू $100 बिलियन। और एक हमारा नया ट्रेड रूट बन रहा है, इंडिया से सामान जाएगा यूएई के पोर्ट पे और यूएई के पोर्ट से वो जाएगा बाय रेल थ्रू, क्रॉस करेगा यूएई को, सऊदी को, और उसके बाद ये जाएगा इजराइल के हैफा पोर्ट, और हैफा पोर्ट से ये सारा सामान जाएगा यूरोप के अंदर, क्योंकि हैफा पोर्ट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है मेडिटेरेनियन सी के अंदर। तो यूएई इंडिया के साथ हमेशा खड़ा है, इंडिया को सपोर्ट करता है, इसलिए इंडिया ने उसको स्पेशली इनविटेशन दिया यहाँ पे आने के लिए। पीएम मोदी के स्पेशल रिलेशंस हैं जो क्राउन प्रिंस हैं यूएई के साथ। वेरी नाइस सर। नेक्स्ट में आऊंगी नीदरलैंड्स पे। नीदरलैंड्स को क्यों बुलाया था? देखिए, नीदरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, छोटी कंट्री है। नीदरलैंड के कई नाम हैं, हॉलैंड भी कहा जाता है और शायद एक आधा और भी नाम है इनका। नीदरलैंड के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स हैं काफी बेस्ड हैं और इसलिए नीदरलैंड इंडिया को सपोर्ट करता है। नीदरलैंड काफी क्लोज है यूएस के भी, लेकिन जो वो इंडिया को सपोर्ट देता है यहाँ के मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट की मिलिटेंसी को, उसी लिए उसकी सपोर्ट को या उसको एनकरेज करने के लिए इंडिया ने उसको G20 समिट के अंदर बुलाया, ताकि हमारे रिलेशन और ज्यादा इंप्रूव हो, एक दूसरे के और क्लोज आ सके और हमारी कॉपरेशन हर एक फील्ड में बढ़ सके। ओके, और इजिप्ट? देखिए, इजिप्ट एक्चुअली देखा जाए तो गल्फ में भी है और अफ्रीका के अंदर भी है, और ये कहा जाता है इजिप्ट ये एंट्री पॉइंट है अफ्रीका के अंदर जाने के लिए। जब 26 जनवरी थी इस साल में, तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट वो इंडिया विजिट किए थे, और उसके बाद पीएम मोदी जब गए थे यूएस के अंदर स्टेट विजिट पे, तो 1 दिन की विजिट की थी उन्होंने इजिप्ट की। और जो इजिप्ट की विजिट थी वो बड़ी सिग्निफिकेंट मानी जाती थी, क्योंकि इंडिया एक तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, एक उसके थ्रू इंडिया एंटर करना चाहता है अफ्रीका के अंदर, और साथ में इजिप्ट एक मुस्लिम कंट्री है और इजिप्ट के बहुत से मौलाना वो इंडिया विजिट किए हैं यहाँ पे एक बताने के लिए कि यहाँ पे जो हमारा इस्लाम है वो एक सॉफ्ट टाइप का इस्लाम होना चाहिए, ना कि हार्ड टाइप का। और इजिप्ट जिस तरीके से इंडिया को सपोर्ट करता है, इंडिया भी उसको सपोर्ट करता है। इजिप्ट के अंदर इस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, इजिप्ट चाहता है इंडिया वहां पे इन्वेस्टमेंट करे, और इसीलिए इंडिया ने उसको बुलाया कि ताकि उसका जो दोस्त है वो स्ट्रांग बन सके और उसकी सपोर्ट, एक तो मुस्लिम सपोर्ट मिलेगी, एक वहां से जो अफ्रीका के साथ हमारी ट्रेड है वो एक एंट्री पॉइंट बनेगा इजिप्ट से अफ्रीका एंटर करने का। इसीलिए इजिप्ट को यहाँ पे इन्वाइट किया गया G20 के समिट के अंदर। मॉरिशस को क्यों बुलाया था?
देखिए मॉरिशस इंडियन ओशन के अंदर लोकेटेड है, देखा जाए तो इंडिया के बैकयार्ड पे है। मॉरिशस एक हिंदू कंट्री है, यानी कि हिंदू आइलैंड है, यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है और इसके इंडिया के साथ बहुत क्लोज रिलेशंस भी हैं। और दूसरी तरफ दो और आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन के अंदर, एक है सेशल्स, एक है मालदीव्स। ये दोनों भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है और मॉरिशस के अंदर एक नेवल बेस इंडिया ने डेवलप किया है जो इंडिया को स्ट्रेंथ देगी इंडिया के बैकयार्ड पे और चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, और इसीलिए उनको बुलाया ताकि उनकी कंट्री को और ज्यादा स्ट्रेंथ दी जाए क्योंकि ये स्टेबल कंट्री है। दूसरी तरफ सेशल्स और मालदीव्स को इसलिए इग्नोर किया गया कि वहां पे थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और मॉरिशस इंडिया के बहुत क्लोज है बहुत सी चीजों के ऊपर, जो मैं शायद आपको यहाँ पे डिस्क्लोज भी नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो के थ्रू। ओके, आई अंडरस्टैंड सर। और उसके बाद हम बात करते हैं नाइजीरिया की। देखिए नाइजीरिया अफ्रीका की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, काफी बड़ी कंट्री भी है। अभी इंडिया ने एक इन्वेस्टमेंट की है नाइजीरिया के अंदर $20 बिलियन की। एक्चुअली देखा जाए तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। नाइजीरिया के अंदर काफी मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, लेकिन नाइजीरिया के अंदर बहुत सा ऑयल मिला है और इंडिया चाहता है कि वो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाए और इंडिया को सप्लाई किया जाए क्योंकि इंडिया अपने अल्टरनेटिव रूट्स देख रहा है, अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है ऑयल के गल्फ को छोड़ करके। जैसे इंडिया पहले गल्फ से ऑयल मंगाता था, उसके बाद इंडिया साउथ अफ्रीका चला गया और उसके बाद इंडिया इवन यूएस चला गया, लेटली इंडिया चला गया था रशिया के अंदर। अब यूएस इंडिया नए रास्ते ढूंढ रहा है या नए रूट ढूंढ रहा है ऑयल के ताकि इंडिया को चीप ऑयल मिल सके और इसलिए इंडिया एक अंगोला और दूसरे नाइजीरिया से ऑयल परचेज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जब इंडिया इन्वेस्टमेंट करेगा ऑयल के अंदर तो वो ऑयल इंडिया को चीप मिलेगा और इसलिए इंडिया वहाँ पे एंट्री कर रहा है। और इंडिया का जो पर्पस है अफ्रीका के अंदर एंटर करने का वो है चाइना को काउंटर करना, क्योंकि चाइना अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे G20 की समिट हुई थी तो पहली बार अफ्रीकन यूनियन को G20 के समिट के अंदर इंक्लूड किया गया, यानी कि वो रेगुलर मेंबर होंगे G20 के। और इसका जो मेन पर्पस है वो है चाइना को काउंटर करना अफ्रीका के अंदर। और G20 के अंदर अफ्रीका को या अफ्रीकन यूनियन को लाने का पर्पस है कि यहाँ पे क्योंकि IMF के टॉप जो लीडर्स वो भी आए हुए थे और जो टॉप जो ब्यूरोक्रेट्स थे वर्ल्ड बैंक के वो भी यहाँ थे, तो इनको यहाँ से चीप लोन मिल सकेगा और चाइना का यहाँ पे खात्मा किया जा सकेगा अफ्रीका के अंदर। चाइना इनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। और सिंगापुर की बात अगर हम करें तो सिंगापुर को क्यों बुलाया था? देखिए सिंगापुर बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। सिंगापुर के एक बेस है जहां पे इंडियन वारशिप्स रेगुलरली विजिट करते हैं और सिंगापुर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है साउथ चाइना सी के अंदर और इसीलिए सिंगापुर को इनवाइट किया गया, सिंगापुर को इंपॉर्टेंस देने के लिए, उसको इंडिया के क्लोज लाने के लिए, ताकि चाइना को यहाँ पे इफेक्टिवली काउंटर किया जा सके साउथ चाइना सी के अंदर। और इसीलिए सिंगापुर को इनवाइट किया गया और सिंगापुर के अंदर जो गवर्नमेंट है स्टेबल गवर्नमेंट है, क्रेडिबिलिटी है उसकी। साथ में सिंगापुर बहुत क्लोज है यूरोपियन यूनियन के और साथ में यूएस के। ओके, और उसके बाद में हम स्पेन की बात करें तो स्पेन देखिए एक अभी देखा जाए तो मैं सोचता हूँ कि एक काफी नेग्लेक्टेड कंट्री है यूरोप के अंदर। इससे भी इंडिया अपने रिलेशंस डेवलप कर रहा है। स्पेन के साथ ट्रेड की बात चली रही है, स्पेन के साथ हमारे डिफेंस कॉपरेशन की बात चल रही है और इंडिया चाहता है कि स्पेन भी एक ओवर के कंट्री है यूरोप के अंदर, ताकि इंडिया की फ्रेंडशिप यूरोप के अंदर और ज्यादा इंक्रीज हो, इंडिया का इन्फ्लुएंस यूरोप के अंदर इंक्रीज हो। इसीलिए स्पेन को स्पेशली इन्वाइट किया गया, क्योंकि देखिए जितने भी कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर मोस्टली मेंबर है G20 के, कुछ कंट्रीज को छोड़ करके। इसीलिए इंडिया ने स्पेन को स्पेशल इंपॉर्टेंस देकर के G20 में लाया, ताकि यूरोपियन यूनियन में भी उसका इन्फ्लुएंस बढ़ सके और यूरोप के अंदर उसका और ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सके। और इसीलिए स्पेन को इंडिया बड़ी इंपॉर्टेंस दी है G20 समिट के अंदर इन्वाइट करके। सर एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था इस पूरे G20 समिट में जो बहुत हाईलाइट हुआ था, बांग्लादेश को इनवाइट क्यों किया गया था? और बांग्लादेश को किया लेकिन नेपाल को, श्रीलंका को, भूटान को, इनको इग्नोर कर दिया गया था, ऐसे क्यों हुआ था? देखिए एक तो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है 2009 से स्टेबल गवर्नमेंट है, जब से शेख हसीना वहां पे पावर में आई है। और पीएम मोदी स्पेशली विजिट किए थे बांग्लादेश के अंदर जून 2015 में और स्पेशली उनके साथ एक बाउंड्री एग्रीमेंट जो बहुत साल से पेंडिंग था उसको कंक्लूड किया और पूरे बॉर्डर की फेंसिंग कर दी। जबकि हमारे बहुत से इश्यूज है बांग्लादेशीज को लेके जो इंडिया के अंदर इलीगल तरीके से एंटर किए हुए हैं और बैठे यहाँ पे, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। लेकिन दूसरा रीजन है कि बांग्लादेश तीन तरफ से उसके बॉर्डर लगता है इंडिया से और एक तरफ सी से, और बांग्लादेश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस चल रही है 5 to 7% पर ईयर। बांग्लादेश एक बड़ी कंट्री है साउथ एशिया के अंदर और इंडिया के साथ उसके बड़े स्ट्रेटेजिक और इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं।
स्पेशली इंडिया काउंटर करना चाहता है यहाँ पे चाइना को, बांग्लादेश को G20 समिट में बुला करके और साथ में उसको लाना चाहता है क्लोज टू यूएस, ताकि बांग्लादेश को सपोर्ट मिले यूएस से और चाइना को यहाँ पे इफेक्टिवली काउंटर किया जा सके। इसीलिए शेख हसीना को स्पेशली यहाँ बुलाया गया और उनकी स्पेशल मीटिंग कराई गई जो बाइडेन से, यूएस प्रेसिडेंट से, और उनकी डॉटर भी यहाँ पे आई थी और एक सेल्फी खींची गई थी दोनों की, जो वायरल हुई सोशल मीडिया पे। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनकी डॉटर और जो बाइडेन, इसीलिए उनको स्पेशली बुला करके यूएस के क्लोज लाने की कोशिश की गई ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके और इंडिया को स्ट्रेंथन किया जा सके बांग्लादेश को G20 समिट के अंदर बुला करके। अब हम बात करते हैं नेपाल की। ये बिल्कुल बिल्कुल देखो बहुत विजन वाली बात है। देखिए अब नेपाल की बात करते हैं। नेपाल इंडिया का बड़ी फ्रेंडली कंट्री है, हमारा छोटा सा बॉर्डर लगता है नेपाल के ऊपर, लेकिन नेपाल के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इसीलिए उसको G20 समिट में बुलाया नहीं गया, क्योंकि वहां पे आज गवर्नमेंट है तो कल नहीं होगी। अगर नेपाल के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट होती, इवन अगर नेपाल के अंदर किंग का रूल होता तो उसको बुलाया जा सकता था, लेकिन वहां के किंग को हटाने का जो मेन काम किया वो सोनिया गांधी ने किया जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। अब दूसरी तरफ बात करते हैं भूटान की, क्योंकि इंडिया का वो भी नेबर है। देखिए भूटान एक बहुत बड़ी छोटी सी कंट्री है, लेकिन भूटान की फॉरेन पॉलिसी और भूटान का जो डिफेंस है वो इंडिया देखता है, और इंडिया भूटान को एक्सपोज नहीं करता किसी के सामने। ना तो वहां पे यूएस की एम्बेसी है, ना वहां रशिया की एम्बेसी है, और मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज है उनकी एम्बेसीज भी नहीं है, सिलेक्टेड कंट्रीज की एम्बेसीज है वहां पे। रिसेंटली इंडिया ने इजराइल की एम्बेसी खुलवाई थी भूटान के अंदर, ताकि भूटान के बॉर्डर को इजरायली सेफ गार्ड कर सके, चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना से डिफेंड करने के लिए, इसलिए बुलाया गया। और दूसरी तरफ एक बात करते हैं हम आपके श्रीलंका की। देखिए श्रीलंका भी इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन श्रीलंका हमेशा से इंडिया पे भरोसा नहीं करता रहा। कभी यूएस के पास चला जाता था, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी यहाँ पे, उनकी ट्रिंकोमाली आइलैंड पे वो चाहता था कि यहाँ पे यूएस की नेवल बेस बने, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसकी वहां नेवल बेस बनने नहीं दी। जब इंडिया और बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुए, जब इंडिया और आपका श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुए थे, तो श्रीलंका ने उस टाइम पे इंडिपेंडेंट के बाद ब्रिटिश की हेल्प ली थी। उसको हमेशा इंडिया से डर लगता था। जब 1971 का वार हुआ था, तब भी पाकिस्तान के वारशिप और उनके एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड करते थे, रिफ्यूलिंग करते थे, जिसका इंदिरा गांधी ने इनसे बदला भी लिया था। जब मैंने कहा कि जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बांग्लादेश, हमने बांग्लादेश को भी $4 बिलियन दिए उसको इस टाइम के इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर लाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका के अंदर चाइना का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। उन्होंने इनका हम्बरटोटा पोर्ट ले लिया था, जो इंडिया के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक था, इंडिया को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था। तो इसीलिए जो श्रीलंका, उसको नहीं बुलाया गया कि वहां पे गवर्नमेंट एक तो स्टेबल नहीं है और उनकी जो पॉलिसी है वो फ्लिप फ्लॉप करती रहती है, यानी कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ। लेकिन इंडिया जरूर चाहता है कि श्रीलंका स्ट्रांग हो, चाइना के इन्फ्लुएंस से बाहर निकले। लेकिन अभी तक जो श्रीलंका है वो इंडिया का प्रॉपर सपोर्टर नहीं है। कल गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो प्रो चाइना गवर्नमेंट आ जाएगी, इसलिए श्रीलंका को इस समिट के अंदर बुलाया नहीं गया या एज ए स्पेशल गेस्ट नहीं बुलाया गया। मतलब सैल्यूट टू द विजन ऑफ मोदी जी एंड हिज टीम, जिन्होंने इतना, मेरे को लगता है, बहुत डीप होमवर्क किया है इतने सालों में रह करके और एक एक कंट्री की नब्ज को पहचाना है। सर नाउ कमिंग बैक टू हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारी जो G20 हुआ है उसको लेकर? देखिए पाकिस्तान इसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था कि G20 समिट हो रही है, क्या यहाँ पे कोई टेरर अटैक हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी फोर्सेस पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे लगी हुई थी ताकि इस तरफ से कोई हरकत ना हो पाए। पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहा जब भी इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट हो वहां पे टेररिस्ट अटैक करने की। 2000 के अंदर जब यूएस के प्रेसिडेंट, शायद उस टाइम पे क्लिंटन थे, इंडिया आए थे, तो इन्होंने बड़ा एक धमाका कर दिया था कश्मीर के अंदर। तो इंडिया इस टाइम पे अलर्ट था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज्यादा नर्वस था G20 के समिट के ऊपर। और जो टोटल G20 की समिट हुई है, इसमें किसी भी तरीके से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, पाकिस्तान के बारे में कोई रेफरेंस नहीं की गई, और इसकी वजह से पाकिस्तान काफी डिस्टर्ब्ड है। एक तरफ तो इंडिया G20 के अंदर वाहवा कमाई कर रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान टोटली इग्नोर किया जा रहा था, और इस G20 समिट की वजह से पाकिस्तान टोटली निगलेक्ट हो गया वर्ल्ड के अंदर। इंडिया का जो बढ़ता हुआ वर्चस्व है, उससे जो मेन नुकसान होता है वो पाकिस्तान को होता है, और पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वो इंडिया को अपने आप से कंपेयर करता है, और पाकिस्तान का कोई ना रेफरेंस देना इसके ऊपर।
बड़ा डिफिटिव था पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जनता के लिए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए। दूसरी तरफ इंडिया ने चंद्रयान को छोड़ा या चंद्रयान-3 मून पे लैंड किया, उससे पाकिस्तान नर्वस है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से अपने आप को कंपेयर करता है, जबकि दोनों कंट्रीज का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि 60s और 70s तक पाकिस्तान इंडिया को कंपेयर किया जाता था। आज इंडिया पहाड़ पे चढ़ गया और पाकिस्तान खाई में कूद गया, और पाकिस्तान इसी वजह से, इंडिया की इंपॉर्टेंस की वजह से बहुत ज्यादा नर्वस है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, और पाकिस्तान को बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया के बढ़ते हुए कदम की वजह से, इंडिया की बढ़ती हुई प्रोग्रेस की वजह से G20 समिट के अंदर, जहां इंडिया को बड़ी प्रोग्रेस मिली, बड़ा सपोर्ट मिला पूरे वर्ल्ड का, और ऐसा लगा कि इंडिया वर्ल्ड लीडर है, और पाकिस्तान आज नाले में पड़ा गिरा हुआ है। तो ये जो G20 की समिट थी, एक ये लैंडमार्क था इंडिया के लिए, और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा लगा या उसको झटका लगा G20 समिट से। 2014 से पहले पाकिस्तान बहुत फल फूल रहा था, और 2014 के बाद में एक जैसे लगता है ना पीछे से ब्रेक लग गया, और ब्रेक लगने के बाद में अब 2023 में हम जब आए तो लग रहा है कि उनका जो ब्रेक का जो ऑयल होता है ना, वो भी सारा खत्म हो गया है, और मुझे लगता है कि थोड़े दिनों के बाद आगे जाकर के पाकिस्तान बस। देखो, इसके ऊपर एक और रीजन है। जब पीएम मोदी पावर में आए थे ना, तो उन्होंने सारी नेबरिंग कंट्रीज के जो लीडर्स उनको बुलाया था, इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बुलाया था, लेकिन पाकिस्तान की अपनी आदतों की वजह से या उनका इन्वॉल्वमेंट टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान आइसोलेटेड है, और इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट किया। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले अनंतनाग के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ, पाकिस्तान उसमें भी इन्वॉल्व था, और उससे पहले पाकिस्तान का बड़ा एक नेगेटिव रोल था जब G20 की समिट हो रही थी। जब G20 की समिट कश्मीर में हो रही थी, तब भी पाकिस्तान के टेररिस्ट वो गुलमर्ग में पहुंच गए थे, और तब जो एक समिट का पोर्शन होना था गुलमर्ग के अंदर, उसको ट्रांसफर करके श्रीनगर में ट्रांसफर कर दिया गया। एक्चुअली पाकिस्तान इस टाइम पे भी करतारपुर कॉरिडोर को डेवलप करने का काम कर रहा है, ताकि मिलिटेंसी या सिख मिलिटेंसी को इकट्ठा किया जाए और इंडिया के खिलाफ एक थ्रेट पोस्ट किया जाए। जब तक पाकिस्तान मिलिटेंसी को छोड़ेगा नहीं, पाकिस्तान उभरेगा नहीं, और आज इंडिया चांद पे बैठा है, पाकिस्तान एक खाई में डूब के चला गया। ये पाकिस्तान की अपनी करनी है, अपनी करनी की वजह से। पाकिस्तान अगर इंडिया को से कंपेयर करना बंद कर दे और इंडिया के साथ खड़ा होकर के इंडिया के साथ चले, तो पाकिस्तान प्रोग्रेस कर सकता है, लेकिन उसके लिए अकल चाहिए, उसके लिए दिमाग चाहिए, उसके लिए नेगेटिव एटीट्यूड नहीं चाहिए। वो एक्चुअली उनका जो डीएनए है ना, मुझे लगता है कि शायद यही गड़बड़ हो गया है, जिसको कि रेक्टिफाई करना या ठीक करना बहुत मुश्किल है या शायद पॉसिबल है। मैं एक पाकिस्तानी को सुन रहा था, नॉर्मल पाकिस्तानी था, एक यूट्यूब चैनल में पाकिस्तान से आ रहा था, तो उसने कहा जी देखो इंडिया कहाँ पहुंच गया, हम कहाँ पे हैं। कहते ये तो इंडिया की बहुत अक्लमंदी की बात है कि उसने पाकिस्तान को क्रिएट कर दिया। अगर आज पाकिस्तान पार्ट होता इंडिया का, तो इंडिया कभी चांद पे नहीं पहुंच सकता था, इंडिया कभी G20 के समिट होल्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आप तो आगे बढ़ेंगे नहीं, दूसरों को खींचेंगे। मतलब यहाँ पे जो इस्लामिक इनके स्कॉलर्स बैठे हैं या गधे बैठे हैं इनके इस्लामिक, जो यहाँ पे गलत बातें पढ़ाते रहते हैं, वो ना तो आप पढ़ेंगे ना किसी को बढ़ने देंगे। तो आज पाकिस्तान अगर डूब रहा है तो इसी वजह से डूब रहा है। और कुछ लोग जैसे कहते हैं जी हमें तो पाकिस्तान को मर्ज करना चाहिए, बिल्कुल एक गलत बात है। हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के लोगों की जरूरत नहीं है। हाँ, पीओके गिलगित बाल्टिस्तान इंडिया का है, वो इंडिया से मिले, बहुत अच्छी बात है। ये जरूर है कि जो सिंधी है उनका अलग नेशन बने, बलूचिस्तान को अलग इंडिपेंडेंस मिले, ये इंडिया चाहता है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान को इंडिया के अंदर मर्ज नहीं करना चाहता। और ये जो डिसीजन था जिन्ना का, बहुत अच्छा डिसीजन था। उसने कहा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, या हमको छोड़ दो या हमारा हाथ छोड़ दो। तो इंडिया ने उसका हाथ छोड़ दिया। मैं इस चीज के ऊपर नेहरू को सल्यूट करूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान को क्रिएट किया, और लेकिन कुछ और गलतियां जरूर करके, है नहीं। इस्लामिक स्कॉलर्स जो है ना, वो अपने उनके खुद के बच्चे तो वो फॉरेन कंट्री में जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल आवाम है उसको वो ना बढ़ने ही नहीं देना चाहते, बिकॉज एजुकेशन की कमी है। अब चलो ना कर, एक ना आपका गल्फ का था, एक उनका मौलाना था, उससे जब पूछा गया ना कि जी आप तो यहाँ टेररिज्म फैलाते हो, कहता हमारी कंट्री में तो कोई टेररिज्म नहीं है। टेररिज्म कहाँ है? यूरोप में है। जो हमारा कूड़ा है वो यूरोप ले जाता है, नहीं तो वो लोग हमारी जेलों में पड़े होते। तो उनको देखना चाहिए ना कि क्या उठा रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं। और हमारा जितना कूड़ा था पाकिस्तान चला गया, ज्यादातर कूड़ा तो पाकिस्तान चला गया ना। अगर आज पाकिस्तान के लोग यहाँ होते तो हम कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते थे, हम कभी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। चांद पे तो छोड़ो,
हम मुझे लगता है कि धरती पे भी रहना मुश्किल हो जाता हमारे लिए। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि एक बहुत ज़्यादा ये चल रहा है चंद्रयान-3 के बाद में कि हमारा तो झंडा जो है वो चाँद पे है और उनके झंडे में चाँद रह गया है। तो उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाए, उसी में खुश हो जाते हैं वो लोग कि हमारे पास तो हमारी झंडा है, उसी में चाँद लगा हुआ है। सिस्टर थैंक यू सो मच आपने एक-एक करके सारी कंट्रीज़ को जिनको जो मेंबर्स नहीं थे उनको भी बुलाया गया, रीज़न क्या था बुलाने का, वो आपने बहुत क्लियरली सबको बता दिया है और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को ये बहुत पसंद आएगा। और साथ में बांग्लादेश का क्या इम्पोर्टेंस है, बांग्लादेश को मोदी कैसे जो है अमेरिका के पास में लाना चाहते थे, चाइना के क्लचेस से निकाल के, वो बहुत बड़ा उनका एक फार-फेच्ड थॉट था उनका वो। लेकिन ऐसा है बांग्लादेश के ऊपर अलग से हम स्पेशली करेंगे। हाँ, बिल्कुल बांग्लादेश के ऊपर बिकॉज़ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बात करना चाहिए हमको डीपली उसके उस बारे में भी। जी, ठीक बिल्कुल, है, थैंक बिल्कुल। यू सो मच सर। बहुत-बहुत ओके, धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। या